अच्छा तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और आप सब की तैयारी वगैरह कैसी जा रही है? अब जो आज की जो क्लास का मकसद है ना, वो मकसद यही है कि हम चाहे सवाल लिखें, ठीक है, चाहे हम ऐसे लिखें, जैसे पाकिस्तान करंट अफेयर्स का सवाल हो या ऐसे का टॉपिक हो। मोस्टली हम ना फिर उन चीज़ों को डिवाइडेड करते हैं। मतलब जैसे ना अभी हम कोई ऐसे का टॉपिक कर रहे हैं या पाकिस्तान अफेयर्स का कोई टॉपिक कर रहे हैं या इवन करंट अफेयर्स का कोई हम टॉपिक कर रहे हैं, तो हमें मसला सबसे बड़ा पता क्या हो, सबसे बड़ा मसला जो हमें होता है ना, हमें समझ नहीं आता कि हमें इसमें लिखना क्या है या बताना क्या है या कौन कौन सी चीजें हमने करनी है। हमें इनका पता बहुत कम होता है, ना कि हमें इन चीजों का आइडिया भी होता है कि अगर हमने ये करना है तो क्या क्या करना है या किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये चीज हम डिस्कस क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं था ना कि यार हम अगर ऐसे का टॉपिक कर रहे हैं, हम यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो हम क्या क्या उसमें लिखें, क्या क्या नहीं लिखें। तो जब भी आप कोई टॉपिक करें, पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक हो, करंट अफेयर्स का टॉपिक या इवन ऐसे का टॉपिक हो, तो आपने हमेशा चार्ट बना लेना है। ठीक है, जैसे अब करप्शन है, ठीक है, करप्शन हमारा टॉपिक भी है, ठीक है, और एक नेशनल इशू है हमारा, ठीक है। करंट अफेयर्स हमारा क्या है? वो करप्शन। करप्शन क्या है हमारा? देखो हमारा एक है इशू भी है, ठीक है, इशू भी सबसे बड़ा है। और उसके क्या कहते हैं, ये अपना एक ऐसे का टॉपिक आप समझे, या आप ये समझे कि पाकिस्तान में सवाल आया हमें से अटेम्प्ट। हेलो, हिबा आप ना फिलहाल माइक वो क्या कहते हैं बंद कर लो अपनी। जिस टाइम सवाल हो फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब देखो करप्शन का सवाल। अब करप्शन में क्या आता है भाई? करप्शन में जो हमारा पावर है वो प्राइवेट गेन करके है, ठीक है, एब्यूज ऑफ द इंटरेस्टेड पावर ऑफ द प्राइवेट गेन, ठीक है। उसके अलावा देखो इसी के अब जो ये एब्जॉर्व है, देखो पावर जो प्राइवेट हो रहा है, अब इसके लिए कॉजेज कौन से करप्शन में आते हैं, इम्पैक्ट्स इफेक्ट्स कौन से आते हैं, सॉल्यूशन कौन सी आती है। या फिर हम ये कहें कि अपना क्या कहते हैं इनका इम्पोर्टेंट जो हमारी वो चीजें हैं ना, जो हमारे पास मतलब के टॉपिक है कोई भी हमारा, उसको हम किस तरह से करें या फिर किस तरह से लें हमें। ये चीज आपने मतलब जहन में रखनी है। जब भी आपने कोई टॉपिक कवर करना है ना, तो अपनी तीन चार चीजें याद भी रखनी है। मतलब जो आपका टॉपिक है उसे आपने इशू में लेना है, और आपने एक कागज का चार्ट बना लेना है, और आपने एक इफेक्ट्स का टॉप बना लेना है, और एक सॉल्यूशन का, या फिर आगे आप एक चैलेंजेस का भी बना सकते हैं, इसमें चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने एक चार्ट बनाया। अब जैसे यहाँ पर ना करप्शन की बात है, तो कागज में क्या है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ रही है। अकाउंटेबिलिटी में क्या है? वेयर देयर इज टाइटल फेयर ऑफ द डिडक्शन एंड पनिशमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इफेक्ट्स में क्या है? जो डिस्टार्ट हो रहा है, जो हमारा लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, जो हमारा लेजिस्लेशन पावर है वो डिस्टार्ट हो रहा है। मतलब कि जो हमारा पावर को ना हम सही से यूज नहीं कर रहे हैं, ना उसे सही से कर पा रहे हैं कहीं से भी ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है मतलब इस हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में क्या देना है भाई? ऑनेस्ट लीडरशिप होनी चाहिए, और इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारी। लेजिटिमेट मीन्स ना ये एक स्टेट का पावर होता है। मतलब वो पावर जिसने क्या ना कि वन यूनिटी वाला पावर आपका जो होना चाहिए। मतलब जैसे मैं कहूँ, जितना हमारा नाजिम होता है, नाजिम सिस्टम, अब नाजिम जो चाहे वैसे कर सकता है, या जो कोई चेयरमैन हो, मतलब वो अपनी पावर को यूज करता है पर्सनली। तो उससे क्या होता है, जो हमारा जो गवर्नमेंटिकल पावर है जो हम पब्लिकली कर रहे हैं, उससे तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम अलग मतलब कि अपने लिए यूज कर रहे हैं, पर्सनली यूज कर रहे हैं। उसके जैसे ना फार अब यहाँ पर ना इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी क्या है, पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है वो सेविंग किस तरह से करनी है, ठीक है, यहाँ डिक्लाइन क्यों हो रहा है, और उसकी सप्लाई मतलब किस तरह से होनी है। अब उसमें क्या इशू है, इकोनॉमी में क्या इशू आते हैं? पहले तो क्राइसिस गवर्नेंस का है, ठीक है, गवर्नेंस सिस्टम हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है। पूर ऑफ इम्प्लीमेशन है वो पॉलिसीज की, ठीक है। उसके अलावा करप्शन में क्या है क्या नहीं है, ये चीज हमने देखनी है। इन चीजों में मतलब हमने डिस्कस करना है। मतलब जब भी आपने कोई टॉपिक करना है ना, जब भी आपने कोई टॉपिक करना है, ये लाजमी करना है। मतलब ये चीज आपने लाजमी देखनी है। कभी भी आप कोई टॉपिक बनाए तो आप ना चार्ट बना लिया करें। मतलब जैसे ना कोई भी टॉपिक हो, देखो हर टॉपिक में ना
काजेज है या क्राइसिस है या इम्पैक्ट या चलिए सॉल्यूशंस तो होते ही होते हैं। तो आपने देखे हैं कि यार पास पेपर्स में या बाकी जगहों पे उसने क्या पूछा हुआ है, मतलब इकोनॉमी के उसमें चैलेंजेस पूछे हुए थे, क्राइसिस पूछे हुए थे। अगर हमने ये चीज करनी भी है तो हमें इसमें क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या हमें ऐड करना चाहिए, ये चीज बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर है ना इकोनॉमी के, तो उसमें सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो गवर्नेंस का इशू है। अब गवर्नेंस में कौन कौन सी क्राइसिस हैं, जैसे पुअर इम्प्लीमेंटेशन फॉर पॉलिसीज है, करप्शन है, और लैक ऑफ एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पर्सनल इंटरेस्ट है, और एनर्जी क्राइसिस भी आपका आ जाता है, ठीक है। और जो हमारे इजलास वगैरह होते हैं वो बिल्कुल ठीक से नहीं होते असेंबलीज में, इनके लिए बड़े सारे मसले होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या इम्पैक्ट, क्या पुअर्टी बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है, स्ट्रीट क्राइम ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है, इफेक्ट्स में। और इम्प्लीमेंट्स क्या करनी, सोल्यूशंस में गुड गवर्नेंस करनी। यहाँ क्राइसिस किसने बात की, तो यहाँ वो गुड गवर्नेंस की बात कर, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए अभी, ठीक है। और ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ग्रोथ तब होगी जब हम उसमें हम अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब हमारी अच्छी सी पॉलिसीज होंगी, तब हम कुछ ना कुछ करेंगे, तब कुछ ना कुछ हम उस चीज पे डिस्कस करेंगे। अब जब आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें, इकोनॉमी का टॉपिक प्रिपेयर करें, ठीक है, तो आपने इन चीजों को पहले देखना होगा कि ये पूछ क्या रहा है, किस चीज पे ये बता रहा है, किस चीज पे ये काम कर रहा है। ये चीज ना बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है। जब आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी ना, तब आपके लिए ना बहुत सारे मतलब ना वो कंफ्यूजन होती है। अब किसी ने यहाँ पर मुझे ना पहले सवाल किया होता कि अगर हम कोई टॉपिक लें तो उसमें हम क्या क्या लिखें, क्या क्या चीजें हमें लिखनी चाहिए। वो लिखनी, देखो उसमें ना आपके ना की पॉइंट्स होती हैं, आपकी की पॉइंट्स कौन सी होती हैं, ये यहाँ पर ऊपर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका अपना क्या कहते हैं ये, की पॉइंट्स यहाँ पर यही है ऊपर। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर देखो, इश्यूज, काजेज है, और और ये भी, ये सारी चीजें ना आपकी यहाँ पर है। इसी पे ही ना कर रहे हैं, इसी पे कर रहे हैं। मतलब ये चीजें ना आपने देखनी है, ये चीजें आपने देखनी है, मतलब कि सॉल्यूशंस कौन कौन से, इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, काजेस कौन कौन से हैं। ये चीजें हमने करनी है अच्छे से करके, ताकि ना उसका आपका एक आइडिया क्लियर हो जाए कि हमने करना क्या है, किस तरह से करना है। ये चीज ना इन पर आपने ध्यान देना। देखो आपका सवाल कहीं से भी आ सकता है, किसी भी चीज का वो पूछ सकता है आपसे, जरूरी नहीं कि आपसे कोई एक ही चीज पूछे वो। अब जैसे ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है। अब उस पे लास्ट टाइम एक सवाल भी आया हुआ था ना कि वो ओवर पॉपुलेशन इन वर्ड और कमेंट्स, स्पेशल केस फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के हिसाब से ओवर पॉपुलेशन में क्या मसले हैं। और जैसे यहाँ पर है पाकिस्तान रैंक्स नंबर इन द 5 वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से। और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की चीज जो हिस्सा है ना, उसमें से पाकिस्तान का 2.83 है। अब उसमें क्या, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, मॉडर्न मेथड नहीं है बर्थ बर्थ कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। और इलिटरेट सेक्शन फॉर सोसाइटी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मिस इंटरप्रिटेड है, रिलीजियस बिलीफ है। मतलब ये क्या कहते हैं ना कि रिजिक अल्लाह देगा, यार अल्लाह तो रिजिक देगा, लेकिन जाहिर सी बात है बंदे को कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। ये चीज बहुत जरूरी है। मतलब इसी तरह ना आपने टॉपिक को देखना होगा है। अब जैसे यहाँ पे अब उसमें अब देखो ओवर पॉपुलेशन में क्या आ जाता है आपका, क्या डेवलप्शंस कौन कौन सी है, नेशनल रिसोर्सेज आपके कौन कौन से हैं, या एजुकेटिंग सिस्टम हमारे कौन कौन सा है। मतलब जब आप टॉपिक को डिवाइड कर लेंगे ना, तो आपको ना एक अच्छा सा की पॉइंट मिल जाता है, आपको आपको ना एक आइडिया हो जाता है कि जो मुझे कोई भी प्रिपेयर हमने करना है ना, तो हम उसे किस तरह से करें। अब जैसे आपके पास ना वाटर क्राइसिस है, अगर हम देखो वाटर क्राइसिस हमने पूरा तो उसे पढ़ लिया, हमने सारा डिस्कस भी कर लिया, पढ़ भी लिया, देख लिया। अब मसला होता है यार, अब पावर क्या क्या वाटर क्राइसिस हम लिखें क्या क्या, हम क्या क्या बताएं। अब देखो उसका उसका जो अच्छा सबसे बड़ा अच्छा अच्छा आइडिया है ना, तो आप उसे डिवाइड कि भाई वाटर क्राइसिस में मेन इश्यूज कौन कौन से हैं, चैलेंजेस में क्या क्या आ जाता है, क्राइसिस में क्या क्या आ जाता है, सॉल्यूशन में क्या आएगा, या रिकमेंडेशन में क्या आएगा, या जो वाटर क्राइसिस होते हैं उससे इम्पेक्ट या काजेज कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं, किस किस जगह पर। जब आप ना अलग से एक चार्ट बना के रफ पेज पे आप करते जाएंगे, तो आपको ना एक क्लियरली मिल जाएगा कि अब मुझे यहाँ से फेयर करने के लिए, या नोट्स बनाने के लिए, या ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए, या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मुझे उसने क्या पूछा, मुझे क्या क्या लिखना है। आपने हर चीज देखनी होती है, लेकिन हर चीज में आपने वो चीज देखनी है जो कि जरूरी है। ये नहीं कि आप हर चीज पढ़ते जाएं और ऐड करते जाएं।
इस तरह से आपने नहीं करना, किसी भी सवाल में, किसी भी चीज में। यहाँ तक कोई आपका सवाल है? बतूल, आपका कोई सवाल जो आपने पहले मुझसे सवाल पूछा हुआ था, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो ये चीज यहाँ पर भी है आपकी, आपके पास। या राबिया, आपका कोई सवाल जो आपको कंफ्यूज करता हो या चीज आपको समझ में ना आई हो, जो लग रहा है कि मुझे ना कुछ पूछना चाहिए? तो देखो, वही बात है कि सवाल हमें क्या क्या लिखना चाहिए। आपका सवाल है ना कि सवाल में क्या है, सवाल में इन चीजों को देखना है। देखो, पता क्या है, जब तक आप ना किसी पेपर को या सिलेबस को एनालाइज नहीं करते, जैसे ना लास्ट टाइम मैंने आपको एक लेक्चर दिया था पाकिस्तान अफेयर्स पे, सिलेबस को एनालाइज किस तरह से करना है और किस किस पे हमने काम करना है। तो यही वही चीज़ है कि जब आप एनालाइज कर लेते हैं ना किसी भी टॉपिक को, किसी भी पेपर को या पास्ट पेपर्स को, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें लिखना क्या है। हमने पढ़ना पढ़ना क्या है पहले। पढ़ना तो अपने चीज़ों को देखना, सारी चीज़ों का बुक देख लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप 10 फाइल इन चीज़ के लिए पढ़ें। आप वो फाइल भी पढ़ें जो आपके लिए रिलेवेंट हो। अब रिलेवेंट कैसे मटेरियल मिलेगा? रिलेवेंट ऐसे मिलेगा कि भाई हमने टॉपिक को पहले आप वही बात है कि आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई हमने क्या क्या करना है कि इसके काजेज कौन कौन से होंगे, मतलब इसमें काजेज आएंगे नहीं आएंगे, इसमें इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, इसकी सॉल्यूशन आएगी नहीं आएगी, इसकी रिकमेंडेशन आएगी कि नहीं आएगी, इसमें चैलेंज आएगा कि नहीं आएगा, हमने वो चीज़ देखनी है। अब वाटर क्राइसिस में क्या आएगा? वाटर क्राइसिस में काजेज आपके आएंगे, ठीक है, और आपके इम्पैक्ट्स आएंगे और सॉल्यूशन देना आपकी आएगी। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप वो चैलेंजेस दे सकते हैं, चैलेंजेस की बात कर सकते हैं। ये चीजें आपने देखनी होगी यहाँ पर, इन चीजों पे आपने काम करना होगा। तो ही आपको ना बात ही समझ में आएगी कि अब मुझे काम किस पे करना है या किस जगह पे मुझे काम करना है। अब देखो, वाटर क्राइसिस के आपने फैक्ट फिगर भी लिख ली है आपने यहाँ पर, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अच्छा राबिया, तुम्हारा कोई सवाल है जो नोट्स मेकिंग के लिए जो तुम्हें कंफ्यूज करता हो या जो तुम्हें समझ में ना आए हो, वो तुम मुझे यहाँ पर पूछ सकती हो। अस्पा, आपका कोई सवाल जो जब आप नोट्स बनाते हो या कोई आप सवाल अटेम्प्ट करती हो, जो आप चीज को, जो चीज आपको कंफ्यूजन करती हो कि आपको समझ में ना आए, या नूर हो जो आपका कोई सवाल हो, या जब आप पेपर वगैरह अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको चीज कोई समझ नहीं आती, वो उस टाइम। जी जी, पीडीएफ में जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट टाइम आप कह रही थी ना कि आप मतलब मुझे कोई सवाल नोट्स बना, मुझे बड़े मसले होते हैं नोट्स बनाने में कि मुझे कौन से सवाल करने हैं, मतलब कौन सा हमें टॉपिक करना चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं करना चाहिए। अब देखो, टॉपिक वाली जो बात है ना, टॉपिक आपके वही होते हैं जो सिलेबस में। अब सिलेबस तो आपने एक दफा देख लिया, सिलेबस आपने पढ़ लिया, सिलेबस में सारे आ गए। अब देखो, सिलेबस में सारे टॉपिक तो पेपर में आती नहीं, लेकिन पेपर में हमेशा इंपॉर्टेंट एरिया ही आती है। इंपॉर्टेंट वो एरिया को पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट एंगल को ही पूछ लेता है। जब आप पास पेपर को देख लेते हैं ना, तो आपने देखा ना कि यार वाटर क्राइसिस में उसने कितनी दफा सवाल पूछा हुआ था, एनर्जी क्राइसिस में उसने कितनी दफा सवाल पूछा हुआ था, गुड गवर्नेंस में उसने कितनी दफा सवाल पूछा था। हमने ये चीजें देखनी होती हैं, इन चीजों को हमने एनालाइज करना होता है। तो ये आपको ना फिर एक आइडिया हो जाता है कि हमें अब करना क्या है। तो बतुल, आपका कोई सवाल है जो आपको समझ में ना आए हो, या और किसी का सवाल? यहाँ पर जो सारे ऑनलाइन है। अब देखो, यहाँ हम देखें ना, मुझे बताएं कोई सवाल है, पूछे सवाल। देखो, सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको किसी समझ में भी नहीं आएगी। जी देखो, एक बार वही बात है ना कि जब, देखो ना, मैंने आपको, मैं बार बार सबको यही बोलता हूँ कि आपने ना पहले तो सिलेबस को एनालाइज कर लेना है। सिलेबस आपने एनालाइज कर लिया, देन फिर आपने देखना होता है कि आपके टॉपिक्स में क्या क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट्स में आपने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर लेने, ठीक है, वो हो जाएंगे। देन सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक है वो मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमने पहले वो करने होते हैं। देन कोई अगर रह जाता है तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज ये होता है। जब आप सेलेक्टेड स्टडी कर लेते हैं ना, तो आपकी ना एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। और यही बात है, आपको ना पहले टॉपिक का पता होगा कि जैसे अब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज में क्या हो जाता है। क्लाइमेट चेंज में भाई हमें, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का मसला होता है, रिफॉरेस्टेशन होती हैं, और भी काफी सारे यहाँ पर मसले होते हैं, हमें उनको देखना होता है। तो आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब ये आपको ना एक क्लियरली आइडिया मिल जाता है।
नहीं थ्रेड नहीं, थ्रेड तो आपके वो इम्पेक्ट से देखो। जब आप काजिज की बात कर लेते हैं ना, काजिज की बात कर लेते हैं, तो फिर थ्रेड की बात नहीं आएगी। थ्रेड मीन्स खतरा। खतरा तो आपको काजिज से भी होता है, इम्पैक्ट से भी होता है, यहाँ पर चैलेंजेस से भी होता है। अब चैलेंजेस भी एक खतरा ही है ना, सम टाइम के लिए। तो सर मेरा एक सवाल है। जी जी। हेलो। जी जी बताएं। जी सर, मेरा ये सवाल है कि एक्सेप्ट वो जो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे के अलावा जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जी तो जी। उसमें हमें आउटलाइंस तो नहीं बनानी होंगी, ठीक है? ठीक है। और या आउटलाइन बनानी होंगी या पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक कैसी होगी कि वर्डिंग का तो कोई इशू नहीं होता कि इतनी मस्त भी हमें वर्ड्स लिखने चाहिए? नहीं मेरी बात अब पता है क्या है। अब जो क्वेश्चन पेपर में आपने आप हमेशा हेडिंग वाइज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम्म। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना एनर्जी क्राइसिस सवाल आया कि भाई कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान सॉल्यूशन रिकमेंडेशन थे। ठीक है, आपके पास सवाल आ गया ठीक एनर्जी है। क्राइसिस इन पाकिस्तान, काजन रेमडीज आपने बतानी। ठीक है, अब आप पहले इंट्रोडक्शन करेंगे भाई पाकिस्तान में एनर्जी क्या क्या किस तरह से है, ठीक है, आपने कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है काजेस। काजेस कौन कौन से एनर्जी क्राइसिस आपने वो डिस्कस कर लिए वन बाय वन। आपके काजेस आपके पास पांच छह हैं, जैसे यहाँ पर। अच्छा, उनकी उनकी हेडिंग्स तो नहीं देनी है, मतलब काजेज हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उनकी रेमेडीज हैं, नहीं, उसकी हेडिंग तो तो लिखनी ये है ना। हमें देखो उसकी पहले स्टार्टिंग। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको ना एक दिखाता हूँ, एक मिनट। मैं आपको ना यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ, एक सेकंड से यहाँ होल्ड कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर दिखाता हूँ कोई इकोनॉमिक कॉस्ट मैं बल्कि ना आपको एक ढूंढ के दिखा देता हूँ, एक second। मैं बल्कि आपको ना एक टॉपिक पूरा बता देता हूँ कि हमने जब हम करते हैं टॉपिक को सवाल अटेमिंग, तो हमें किस तरह से वो करना चाहिए, या हम उसमें क्या क्या हमें लिखना चाहिए। आपको उसकी नजर आ रही है, ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस वाली? जी आ रही है नजर। मिडिल ईस्ट वाली आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सवाल है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, कॉन्फ्लिक्ट, सही है, फॉर एग्जाम्पल। अब आपने ओके। जब आपने सवाल लिखना है ना, जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जी। इसीलिए यहाँ लिखा ना ओरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। समझो ये आपका एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन ये ओके। पैराग्राफ लिखी, सही है। आपने ये इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, ठीक है, ये आपने बता दिया। दूसरी आप नीचे आते हैं, आपकी दूसरी जो हेडिंग होगी ना, दूसरी आपकी हेडिंग है आपकी, मतलब यहाँ पर आपने लिखा है कि काजेस ऑफ मिडिल ईस्ट क्राइसिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने ये टू ओके। पॉइंट सिक्स है ना, आपने यहाँ पर समझो आपका आपका 2.1 है। आपने 2.1 की हेडिंग बनानी है, फर्स्ट काजेस क्या है, फर्स्ट काजेस भाई क्या कहते हैं वो, ये कहती है जो कंट्री था ये तंजीना कंट्री, ठीक है, तंजीना कंट्री से क्राइसिस शुरू हुए थे, ठीक है। तंजीना कंट्री से हम्म। क्राइसिस शुरू हुए थे। आपने 2.6 में आपने तंजीना कंट्री की क्राइसिस बताने, ठीक है। आपने ये बता, आप लिखा है तंजीना कंट्री क्राइसिस ऑफ तंजीना, ठीक है। देन आपने अपने सेकंड को बतानी है, हेडिंग बतानी है आपने, जैसे 2.7 है, फिर आपने फलस्तीन का बताना, ठीक है। फलस्तीन की हेडिंग देके, ठीक है, फिर वो बताना है, देन ये। जब अभी आपने सारे आपने कागज बता दिए ना, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा ना अर्लियर पीस प्लान, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने लिखा है सॉल्यूशन फॉर मिडिल ईस्ट क्राइसिस, आपने सॉल्यूशन की मेन हेडिंग दे दी। फिर 2.11 में आपने कोई एक बात बतानी है, जैसे यहाँ पर ना कि पीस बिटवीन इसराइल एंड नेबर्स अरब स्टेट कंट्री, आपकी एक ये हेडिंग बन गई। आपने उसके बारे में ये बताना शुरू कर दिया, ठीक है, नीचे।
फिर 2.12 है, आफ्टर वर्ल्ड वार टू फलस्तीन अरब कंट्री न्यू अरब लीग्स फॉर द इंडिपेंडेंट स्टेट। फिर आपने सेटिंग सेकंड हेडिंग बनाई, फिर उसका आपने डिटेल में यहाँ पर लिखना है। इसी तरह आपने करना है, मतलब एक बाय वन पैराग्राफ आपने ब्रीफ करनी है। ऐसे की तरह आउटलाइन नहीं बनानी है। आउटलाइन सही। आपने नहीं बनानी वहां पर। ओके। और इसमें वर्डिंग का तो कोई इशू नहीं होता कि नहीं मतलब नहीं, वो देखो वो इतने पता वर्ड क्या होता है, वो पता है शीट का होता है कि आपकी कम से, देखो अगर सवाल देखो ना, मोस्टली जो मतलब एवरेज जो है ना, एवरेज 6 से 7 शीटें होनी चाहिए। 6 से 7 शीटें। शीटें मीन्स क्या है कि आपका एक पेज है, ठीक है, उसकी लेफ्ट साइड ठीक। और राइट साइड, ये आपकी 2 शीटें हैं। मतलब आपका पूरा एक पेज होता है ना, उसकी एक ठीक है। लेफ्ट साइड होती है और एक दूसरी राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी शीट सही। बनेंगी, 2 शीटें हैं, तो कम से कम आपकी मतलब 3.5 पेज, या मतलब मोस्टली एवरेज होती है 6 से 7 शीटों की होती है। कोई सवाल लंबा हो जाता है तो फिर आप 8 शीटें लिख 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 ओके। कर आ जाती है। ये होता है एवरेज, आपकी 6 से 7 शीटें होनी चाहिए। 6 से 7 शीटें और होनी दूसरी चाहिए। वही बात अच्छा, के और लिए ना। दूसरा, जी जी जी, बताएं। ठीक, दूसरा ये सवाल था कि फॉर सपोज अगर हम एक क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करते हैं, वो हमारा 2 शीट्स का हो रहा है, और तीसरा जो हम दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हम्म। हमारी 3 शीट्स का, इस तरह होगा या लेवल से हमें करना है कि एक क्वेश्चन हमारा इतनी शीट्स का नहीं है तो देखो, दूसरा भी इतनी मैं ना शीट्स का होना आपको चाहिए? मिसका दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो। जैसे हम ना, आप 2022 का पेपर देखें या 2021 का, ठीक है। अब वहां पर ना करंट अफेयर्स में उन्होंने 2 नोट दिए होते, ठीक है। 2 नोट के आप इस पे किसी भी इन टॉपिक, 3 टोटल थे, इसमें किसी ने आप पे 2 नोट्स लिखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने, मैंने फर्स्ट में अपने नोट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, नोट जो नोट लिखे हुए हैं ना उस पर मैंने अटेम्प्ट कुछ करना। अब नोट में मेरा एक नोट है, वो 2 शीटों पे चला गया या 3 पे। दूसरा एक शीट पे फॉर एग्जाम्पल चला गया, ठीक है, या 2 शीटों पे चला गया, ठीक है। एक साल मेरा ये हो गया, मतलब टोटल कितनी शीटें बनी, मेरी 4 बनी। अगला फॉर एग्जाम्पल मेरा सवाल है, वो मेरा 8 शीटों पे चला गया, ठीक है। 8 शीट सवाल लंबा हम्म। था, वो 8 शीटों पे चला गया, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा मेरा सवाल था वो मेरा सिर्फ 5 शीटों पे आ रहा है। तो ये नहीं कि आपके सारी एवरेज होनी चाहिए शीटें, मतलब सवाल की एवरेज इतनी होती है, ठीक है। बाकी कोई सवाल 3 शीटों पे आ जाता है या 2 पे उस खाली वो पूछा कि आप इसकी वो रिकमेंडेशन देनी है और सॉल्यूशन, ज़रा वो तो सवाल ज्यादातर आपका ना मतलब कि कोई 4 शीटें या 5 पे चला जाता है। लेकिन जो एवरेज क्वेश्चन की है, जो एवरेज पेपर की टाइमिंग है, वो मोस्टली छः हम्म। सात छः सात ही है। अच्छा। कोई आधा, कोई आपका होता है जो वो आगे पीछे हो जाता है। ओके, थैंक यू। जी जी, और कोई सवाल बतूल आपका या राबिया आपका, जो आपको सवाल समझ में ना आया हो। जी मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब आपने बताया ना ऐसे को ऐसे करना है, ऐसे डिवाइड करके, पर मतलब ऐसे हमें 3000 वर्ड्स का लिखना है। हमें तो सही से पैराग्राफ भी लिखना नहीं आता, तो मतलब हम उस पे कैसे वर्क करें, उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। मतलब आप कह रहे हैं कि ना, मतलब कि जैसे हमें 3,000 वर्ड का ऐसे लिखना होता है या 2500 वर्ड का ऐसे लिखना होता है ऐसे, ठीक है। और एक बंदे को मतलब लिखना ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। आपका मसला सवाल ये है, ठीक है। अब जहां तक ये बात है, देखो पता है क्या होता है, मसला होता है कि जो जो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ना 3 टॉपिक है, मतलब एक आपने जैसे एनर्जी क्राइसिस है आपके पास, आई है, आपके पास एनर्जी क्राइसिस आपके पास सवाल है, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल उसमें आपने 3-4 पेजेस पढ़ लिए, ठीक है। ऐसे के टॉपिक के लिए आपने 3-4 पेजेस पढ़ लिए, ठीक है, मतलब 6-7 शीटें आपने पढ़ ली अच्छे से करके। अब आपने पहले उस पे लिखना है, थोड़ा सा लिखें, सही लिखें गलत, आप पहले लिखे तो सही ना। आप पहले देखो, हम पता क्या, हम कोशिश करें यार, हम ये तो यार हमने पढ़ा तो नहीं है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, पर इस पे हम लिखें क्या, नहीं, थोड़ा सा भी जो आपने पढ़ा हुआ है ना वो उस पे भी आप लिखें। सही लिखेंगे जो आपके अपने आइडिया, देखो आप अपने आइडियाज को बिल्डअप करना शुरू करें ना। आप लिखेंगी नहीं तो आपको कैसे पता आपने सही लिखा है गलत लिखा है। हम हमेशा एक ही वह में होते हैं कि यार हम लिख ही नहीं पाएंगे, हमने थोड़ा सा पढ़ा है, हमारी तैयारी नहीं है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब लास्ट टाइम एक ऐसे था ना जो डिजिटल डेमो, उस पे ना मोस्टली लोगों ने 1-2 आर्टिकल पढ़ा था, लेकिन फिर भी वो करके आए थे क्योंकि वो पहले से लिख रहे थे, थोड़ा बहुत लिखते आ रहे हैं। तो आप ही ना एक मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ना 2500 वर्ड का ऐसे नहीं लिख रहे हैं, तो आप 600 वर्ड का ऐसे लिखें, 700 वर्ड का लिखें, 400 वर्ड का आप ऐसे लिखें, लेकिन लिखें जरूर। लिखने से आपकी बात ठीक होगी। अब बता नहीं कि मेरा मेरा कुछ समझ में नहीं आया, मैं लिखूं क्या, नहीं, ये नहीं बात है। बात ये है कि आपने लिखना है, फिर आप गलत लिखें या सही लिखें, लेकिन लिखें जरूर। जी सही है, लेकिन ये जो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, मतलब हम जी उसको जी। पढ़ें कहाँ से? हाँ अब देखो, पढ़ना, देखो पढ़ना क्या, देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पता है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है
कि आपने ना कोई भी एक ऐसी बुक लेनी है, ठीक है, जो आपके सिलेबस से साथ रिलेटेड हो, या फिर एकेडमिक बुक हो, मतलब जो आपके पेपर के हिसाब से हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बुक है, वो क्या कहते हैं कि आपके पास एक अथेंटिक एसेस की बुक है, ठीक, कारवां वालों की बुक है, अथेंटिक एसेस बाय कारवां की बुक है, ठीक है। उसमें उसमें ना कोई 70-80 ऐसे फुल लिखे हुए हैं, ठीक है, फुल ऐसे लिखे हुए हैं, उनका मटेरियल भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया हुआ है। आपने एक वो बुक ली, आपने एक टॉपिक किया हुआ कि भाई वो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और क्या कहते हैं, और काजेज एंड रेमडीज, ठीक है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, काजेज एंड चैलेंजेस, आपने वो टॉपिक आपने पूरा पढ़ लिया, ऐसे टॉपिक पूरा पढ़ लिया। अब आप अब आपने तो कभी इतना टॉपिक दूसरी जगह आपने पढ़ा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जितना आपने पढ़ा है ना, पहले आप उससे वो कर लें, क्या कहते हैं, रीराइट कर लें। फिर आप वो वहां पर 10 पेजेस पर लिखा हुआ है, 10 शीटों का, आप 2 शीटों पे लिख लें, 3 पे आप लिखें, लेकिन लिखें तो सही ना आप। पता क्या होता है, जब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के लिखते हैं ना, तो हम हमारे उनसे काफी सारे आइडियाज बिल्डअप हो जाते हैं, हमें काफी सारे आइडियाज का पता लग जाता है। रही बात ही बुक सोर्सेज की, तो बुक सोर्सेज तो मैंने आपको बताया हुए थे ना, कि एक तो आपकी एकेडमिक बुक होनी चाहिए, बाकी देखो सीएसएस के लिए ना कुछ मतलब, जैसे ना 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी की बुक होती है, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस है, गवर्निंग अन, अब ये जो बुक है इनमें ना पाकिस्तान के इश्यूज, मतलब जहाँ जब से इश्यूज शुरू हुए हैं वहां से लेकर उनकी सॉल्यूशन से जो फ्यूचर प्लानिंग होगी पाकिस्तान की खत्म करने की उस इशू को, या जो कागज के सारे उनमें डिटेल में लिखे हुए हैं। जब आप वो एकदम वो गो थ्रू कर लेते हैं ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि यार इसमें ना, फिर उसको क्या, उसको हम करंट सिचुएशन के साथ रिलेट करते हैं, फिर करंट पे हमारे पास आर्टिकल्स आते हैं, मैगजीन से मटेरियल आता है, हम वो पढ़ लेते हैं। ये होता है पेपर। अब आपका काम ये है कि आपने थोड़ा थोड़ा जो बता, जैसे आपने एनर्जी एनर्जी क्राइसिस मैंने डिस्कस किया, एनर्जी क्राइसिस कौन कौन से हमने वो पढ़े, काजेस कौन से, इम्पैक्ट्स कौन है, सॉल्यूशंस कौन से, ठीक है। अब आपने जब पूरा ये पढ़ लिया ना, आप पता चल गया कि इसमें ये चीजें आपने इसके बारे में पढ़ना है। फिर आप जरूरी नहीं कि आप फुल ऐसे लिखे, नहीं, आप 600 वर्ड का ऐसे लिखे, 500 वर्ड का लिखे, या खाली एक पैराग्राफ लिखे, लेकिन लिखे, लिखने से आपको पता लग जाएगा ना आप क्या लिख रही हैं। गलत लिख रही इसी लिखे, जब आप लिखना सही लिखेंगी तो फिर आपका और मतलब ना वो क्या कहते हैं, आप में जुनून आ जाएगा, या आप में विल पावर जी, नहीं मैं तो चलो अच्छा लिख रहा हूँ, मैं और इसे पढ़ाती हूँ। आज 500 वर्ड का लिख रहा है, कल मैं 600 वर्ड का लिख लूंगा, या कभी मैं 700 वर्ड का लिख लूंगा। ये होता है, लिखने से ठीक होता है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट बतूल, वो बड़ी परेशान थी कि मैं नोट सही बना रही या गलत बना दिया, वो पढ़ती जा रही थी। लेकिन उससे मैंने यही कहा कि यार तुम एक दफा उसे अटेम्प्ट तो करो ना, जैसे समझ में आया तुम पहले एक दफा अटेम्प्ट करोगी तो मुझे पता चलेगा कि तुमने सही लिखा गलत लिखा। बातें करने से तो कुछ होगा सही नहीं ना, बातें करने से कुछ भी नहीं होगा हमारा, कि हम क्या करेंगे। जब उसने लिखना शुरू किया तो वाकई उसने बहुत अच्छा लिखा, उससे भी अनएक्सपेक्टेशन थी कि मैंने वाकई इतना तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, लेकिन उसने तो बहुत अच्छा लिखा हुआ था। ये चीज है जरूरी, मेन आपकी। अब जैसे यहाँ पर वुमेन इश्यूज हैं, तो इसमें वुमेन इश्यूज में क्या क्या आ जाता है, वुमेन स्टेरियोटाइप्स में क्या, स्टेरियोटाइप्स मीन्स ये कि मतलब ना हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं करते हैं सही से, इक्वलेंस नहीं देते किसी भी जगह पर, या जॉब हो, गाड़ी हो, कहीं भी हो। उसके डोमेस्टिक वायलेंस कौन कौन से हैं, और हॉनर किलिंग कौन कौन से, कौन से आपने केस डालने हैं, वार्निंग सिस्टम क्या है, मेरिट सिस्टम, ये सारा अनमेरिड या जो सिस्टम है कारीगर हो ये, और लिटरेसी में कौन कौन इशू आ जाते हैं, ये इसी तरह आपने करना है। तो बात मसला ये ना कि आपने ना जो पढ़ रहे हैं उससे आप लिखे सही ना। आप देखो राबिया पढ़ती जाती है, आपने पढ़ा तो काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन आप उसे लिखने की कोशिश करती नहीं, लिखने की कोशिश क्यों नहीं करती, आपको लगता है मैं शायद गलत लिखूं, नहीं, आप पहले लिखे ना सही ना। गलत से लिखेंगे तो पता चलेगा ना आप गलत कहाँ पर है, जहां पर गलत है उसे आप हटा दें, फिर आप उसे सही करके लिखें। और आपका कोई सवाल जो आपको समझ में ना आया, या जो अभी भी आपको कंफ्यूजन में है, जिसके कोई सवाल है वो पूछिए लाजमी। बतुल आपका कोई सवाल है, आसफा आपका कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है। जी जी। जी जी पूछें। सर जैसे ये कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जैसे, तो इसमें हमने जैसे लेटेस्ट और कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं हम, तो हम्म। कौन सी लेटेस्ट अप्रोचेज हैं, मतलब कौन सा मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूशंस हैं, और उसके अलावा ग्लोबल कम्युनिटी का रोल क्या है, बायलैटरल रिलेशंस में जो इरिटेशंस क्या है, वे फॉरवर्ड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मतलब तो ये सारे अपडेटेड डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बुक से तो ये मतलब अपडेटेड डेटा नहीं होता, या फिर मैगजीन्स और जो अब ये है सुनो, न्यूज़पेपर अब में भी अब ना मतलब। मेरी बात, जी जी, अब मेरी बात सुना, फॉर एग्जाम्पल
अगर आप इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स इंडेक्स आप मोस्टली आप वर्ल्ड बैंक की देख लिया करें, आईएमएफ की देख लिया करें, या फिर फेटअप की देख लिया करें, या फिर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब रजिस्टर्ड हो यूनाइटेड नेशन के साथ, ठीक है, उनकी आपने देख ली है। ठीक है, एक बात हुई है। दूसरी बात है नेशनल पे, नेशनल पे जो पाकिस्तान स्टैटिक ब्यूरो है ना, पाकिस्तान स्टैटिक ब्यूरो डिपार्टमेंट, वो हर साल ना सब सारी चीजों का वो एनालाइज करके रिजल्ट शेयर करता है। ठीक है, रिजल्ट वो शेयर कर देता है, उसमें सारे फैक्ट फिगर सारे लिखे होते हैं। आपने एक तो वो पकड़ लेना है, कहीं से वो देखना है। दूसरा, जो लेटेस्ट चीजें आती है वो आपके मैगजीन में आती है, वर्ल्ड टाइम का मैगजीन हो, गिब्स का मैगजीन हो, या फिर एचएम्स का मैगजीन हो, या फिर ये जो आपकी फॉरेन अफेयर्स फॉरेन पॉलिसी का मैगजीन होता है वो। अब देखो मसला ये सारे पूछने के फॉरेन अफेयर्स सारा पढ़ना है या आधा पढ़ना है, या फॉरेन पॉलिसी, उसमें आपने सिर्फ एशिया का पोर्शन पढ़ना है, एशिया का पोर्शन और साउथ एशिया का और अमेरिका के बारे में, वहां से उनको आपने देखना है। जी सर ठीक है। तो ये पहले कौन सी वेबसाइट बताई थी आपने? वो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिक के नाम पर एक है, पाकिस्तान की है, जहाँ पर वो हर साल ना वो सारी डेटा वगैरह देते हैं। दूसरी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और फैक्टअप, ये हर साल ना वो मतलब ना इंडेक्स वो करते हैं, शेयर करते हैं। और किसी का कोई सवाल है जो आपको समझ में ना आया हो, या जो चीज, देखो वही बात है, देखो हमने पता क्या, वो अंजुम हम ना आज डिस्कस कर रहे थे ये, कोई भी जो हमारा टॉपिक है ना, कोई भी हमारा टॉपिक है तो उससे हमें किस तरह से मतलब सॉर्ट आउट करना है या किस तरह सोल्व करना है, तो हमने ना ये एक चार्ट बनाया हुआ था। जैसे करप्शन का इशू है, अब करप्शन में काजेस, मतलब हमने 4 पिलर बनाने हैं। इशूज जो हमारा टॉपिक है उसकी एक काजेस का चार्ट बनाना है, इफेक्ट का और सॉल्यूशन का, जैसे हम कल डिस्कस नहीं कर रहे थे किसी ऐसे के टॉपिक पर या चीजों पर लाइब्रेरी में, कि भाई अब हमने ना पहले आइडेंटिफाई करना है चीजों को, उसमें क्या क्या आना है क्या क्या नहीं आना है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। आप आपने एक चार्ट बना लेना, ठीक है, इश्यूज का, काजेस का, इफेक्ट्स का, सॉल्यूशन का। फिर आपने जो काजेस आने करप्शन के हिसाब से वो कौन कौन से हैं, इफेक्ट्स के हवाले से, फिर चाहे आपका ऐसे का पेपर हो, करंट अफेयर्स का पेपर हो, या फिर पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हो, मोस्टली इन्हों में ही चीजें पूछी जाती है, ठीक है, या फिर चैलेंज या फिर क्राइसिस। अब ना मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, काफी लोगों को ये नहीं पता। अब देखो क्राइसिस और चैलेंजेस में क्या फर्क है, कल हम ये भी डिस्कस कर रहे थे। चैलेंजेस मींस वो जो आपके ना सम टाइम के लिए इशू हो, सम टाइम के लिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। जैसे इकोनॉमी हमेशा आप चैलेंजेस पढ़ते हैं, क्राइसिस बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमी कभी ठीक होती, कभी मतलब कभी बिगड़ी होती, कभी ठीक होती, कभी ग्रोथ में होती है, कभी लो होती है। अब क्राइसिस वो जो आपके लॉन्ग टाइम से इशू चलते रहे हो, लॉन्ग मतलब 40 साल, 45 साल, 15 15 20 20 साल से आपके इशू चलते रहो, वो आपके क्राइसिस होते हैं। क्राइसिस की हमेशा या तो रिफॉर्म्स आती हैं या सॉल्यूशन मोस्टली आती हैं, ठीक है। और जहां पर वो बात करें ना क्या कहते हैं काजेज की बात, वहां पर आप वे फॉरवर्ड लिख लिया करें या रिकमेंडेशन या फिर सॉल्यूशन से। अगर काजेज के साथ इफेक्ट्स की बात करें, इफेक्ट्स की हमेशा सॉल्यूशन ही बात आती है, सॉल्यूशन ही में लिखना होता है। और आपका कोई सवाल जो आपको ना समझ में ना आया हो, या जो जो चीज आपको कंफ्यूज करती हो अभी भी, राबिया का कोई सवाल है अभी भी? नहीं, बस अब क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो टेररिज्म, देखो टेररिज्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब टेररिज्म में क्या, टेररिज्म में इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से होते आते हैं, ठीक है, ये सारा तुम्हें बता दिया है। डोमेस्टिक, अब एफेक्ट्स में क्या आता है, डोमेस्टिक के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इन्फ्लुएंस आ जाता है आपका, ह्यूमिलिटी आ जाता है, सॉल्यूशंस में क्या क्या है, मैंने ये सारी चीजें बतानी है और डिस्कस करनी है यहाँ पर हमने। मतलब देखो ना वही बात है ना, आप टॉपिक को आइडेंटिफाई आपने करना है। मैं पे ना इंशाल्लाह ईद के बाद एक क्लास कंडक्ट करेंगे, तो फिर मैं आप सबको ना फिर वो बता दूंगा पहले ही, तो आप फिर वो ज्वाइन कर लेना मैथ के बारे में। तो ये ना आज की चीजें जरूरी थी, चाहे फिर आपका ऐसे का पेपर हो, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हो, करंट अफेयर्स का पेपर हो, तो आपने ये इन चीजों को देखना ही देखना है। मतलब आपको समझ आनी चाहिए इस चीज की। आसिफ आपका कोई सवाल है, या अंजुम आपका कोई सवाल हो तो? आप में से किसी का अभी भी कोई सवाल है जो आपको चीज समझ में ना आई हो?
या जिसमें आपके मसले और चीज़ों को डिस्कस करना, या कभी भी कोई कंफ्यूजन नोट्स मेकिंग के हवाले से, या फिर राबिया आपका कोई सवाल है यहाँ पर? या नूर आपका कोई सवाल जो आपको कंफ्यूज करता हो या आपको समझ में ना आया हो? चलिए फिर, अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज ना क्लास मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो फिर मुझे बताएं अगर कोई कभी भी कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक अगर डिस्कस करना हो, तो हमारे पास 1-2 मिनट अभी भी हैं, तो हम वो से कर सकते हैं। हैदर सर, मुझे ये बताएं कि ये इन्वायरमेंटल साइंस और जेंडर स्टडी में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? वैसे मैंने जेंडर स्टडी की क्लासेस ली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्वायरमेंटल साइंस बेटर है, क्योंकि उसमें वो साइंस है तो हमने जो चीजें जो जिस तरह से पढ़ी हैं उसको एज इट इज देखना है। तो सबसे बड़ी जो बात है, और मैंने सुना है कि मतलब या देखा भी है पेपर जो देखो सबसे बड़ी बात जी, इम्पोर्टेंट पता है बात क्या है? सबसे बात इम्पोर्टेंट, आप सब ये ध्यान से सुन लें। जिसका अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है, या आपने इन्वायरमेंटल साइंस को आपने अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है, या अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने पेपर वगैरह दिए हुए हैं, या आपको उनको थोड़ा बहुत आपका आइडिया है, तो फिर आप साइंस की तरफ चले जाएं। अगर बिल्कुल आप जर्नली है ना, तो मैं तो सबको एडवाइस ये देता हूँ कि जनरल स्टडी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एनवायरमेंटल अगर किसी को समझ में आ जाता है, उसकी की पॉइंट समझ में आ जाती है, उनको आइडियाज है, फिर तो वो बंदा वहां ही चला जाए, फिर जेंडर पे ना आए। जिनका बैकग्राउंड, जिन्होंने पहले कोई सेमेस्टर वाइज पेपर वगैरह बैकग्राउंड दिए हैं, उनको सर उनका आइडिया, उसके उन्होंने ऑलरेडी पेपर 1-2 अटेम्प्ट किए हैं ना सेमेस्टर्स में भी, तो वो तो फिर उधर ही चला जाए, वो फिर यहाँ ना आए। गाइस तो फिर आज की मीटिंग एंड कर लेते हैं, टाइम ओवर हो गया है। ठीक है गाइस, अगर कोई सवाल हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम अप हो गया है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।